अच्छा, लॉजिकली तो सबसे पहला स्टॉक आज होना चाहिए था आईसीआईसीआई बैंक, जिसके नंबर्स पे हम बातचीत करने वाले हैं, पर सोचा क्यों ना जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के साथ शुरुआत करी जाए, क्योंकि इलारा सिक्योरिटीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट करण तौरानी साहब भी जुड़ चुके हैं। करण बहुत अच्छी तरीके से मीडिया स्पेस को ट्रैक करते हैं, कई बार चैनल पे मीडिया, मल्टीप्लेक्स, इन सब पे आपने करण को आते हुए देखा है, बातचीत करते हुए देखा है। तो इंपॉर्टेंट दिन था, करण से रिक्वेस्ट करी थी सुबह सुबह जुड़ जाइए। करण रेडी, आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। पहले खबर समझ लूं, फिर करण से बातचीत। हर्षदा, क्या अपडेट्स? जी और सोनी के बीच जो मेगा मर्जर 2021 में अनाउंस किया गया था, कल सुबह में दरअसल सोनी ने जी को एक चिट्ठी भेजकर उस डील को पूरी तरह से खारिज कर दिया, स्क्रैप कर दिया है वो मेगा डील। तो एक बड़ा झटका दरअसल जी एंटरप्राइजेस को लगता हुआ आज दिखाई दे सकता है। याद रहे कि 2 दफ़ा एक्सटेंशन मिलने के बावजूद ये डील फाइनली पक्की हो नहीं पाई है। इस मेगा मर्जर में दोनों कंपनियों को साथ में आना था। जी के जो एक्स्ट्रॉर्डनरीली मजबूत एसेट्स बिल्ड किए गए हैं, उनको दरअसल सोनी के हाथ आना था। अब डील क्यों रद्द हुई उस पर आएंगे, लेकिन याद रखिएगा 2 साल से चर्चा चल रही थी। सोनी ने इनफैक्ट अपने लेटर के साथ साथ ये भी कहा है कि ट्रांजैक्शन टर्मिनेशन फीस करीब $90 मिलियन की, यानी कि 750 करोड़ की, अब जी को इन्हें चुकानी होगी, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें थी जो जी को पूरी करनी थी इस पर्टिकुलर सौदे में, और वो हो नहीं पाई है, और ये क्लॉज का वैसे एक हिस्सा था। अब सोनी ने एग्जैक्टली क्या कहा है? सोनी ने कहा है कि तय समय पर एक्सटेंशंस के बावजूद दरअसल डील पूरी नहीं हो पाई है, इसीलिए हम इस सौदे को रद्द कर रहे हैं। जी उसके सामने कहता है कि देखिए, हमें अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप ये डील क्यों रद्द कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जो टर्मिनेशन फी की बात सोनी कह रहा है, उसको लेकर एक लीगल अप्रोच, अलग अप्रोच जी डेफिनेटली अपनाता हुआ दिखाई देगा। तो ये सौदा या फिर ये रिश्ता पक्का नहीं हुआ, वो एक सेटबैक है ही, लेकिन सामने से जो टर्मिनेशन फी मांगी जा रही है वो एक बड़ा झटका जी एंटरटेनमेंट के लिए उभर कर आ सकता है। मामला वहीं पर फंस रहा था कि जी चाहता था कि पुनीत गोयनका को इस मर्ज्ड एंटिटी के एमडी और सीईओ के पद पर रखे। फिर उसके बाद जी ने कहा ठीक है, अगर ये नहीं होता है आप हमें एक बोर्ड सीट दीजिए। लेकिन इन दोनों मुद्दों पर दरअसल सोनी सहमत नहीं था और इवेंचुअली वो डील स्क्रैप हो गई है। भाई साहब, एक बाइनरी इवेंट था और जिस बात का डर था वही हो गया है। सोनी जी की वो मर्जर डील 2 साल पहले जो अनाउंस हुई थी, फाइनली रद्द हो गई है। ये अपडेट्स आते हुए, और करण ट्रैक करते हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस को। मैं लारा की रिपोर्ट देख रहा था, करण 340 लक्ष्य था पहले, इस डील टूटने पर 170 और डाउनग्रेड टू सेल। और जितने भी स्ट्रीट में अब तक टारगेट्स आ रहे हैं, सबसे ज्यादा डाउनसाइड रिस्क आपको नजर आ रहा है। कितना खामियाजा भुगतेगा जी? कैसे देख रहे हो आप इस डील का टूटना? नमस्कार आशीष सर, गुड मॉर्निंग। तो अगर हम बात करें जी की, तो इसमें जो भी हमने बिल्ड किया था 340 के टारगेट प्राइस पे, इसमें बहुत सारी सिनर्जीज थी बिजनेस की। रेवेन्यू फ्रंट पे हम बात करें या प्रॉफिट फ्रंट पे बात करें, बिकॉज सोनी जी में कोई भी ओवरलैप नहीं था बिजनेस में, तो काफी सिनर्जीज थी। दूसरा, एक बहुत हाई वैल्यूएशन मल्टीपल बिल्ड किया था, क्योंकि सोनी एक एमएनसी कंपनी है। तो जी का अगर हम बात करें हिस्टोरिकली, इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज बहुत सारे आते रहे हैं। इसके लिए कंपनी की वैल्यूएशन मल्टीपल एक थ्रेशोल्ड के ऊपर से नहीं जा सकती है। दूसरा ये है कि जो टीवी इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट है, वो भी कम होते दिख रही है। तो इसके लिए भी वैल्यूएशन मल्टीपल करेक्ट हो चुके हैं। बट सिनर्जीज की वजह से, बड़ी एंटिटी की वजह से, मार्केट शेयर गेन की वजह से ये वैल्यूएशन मल्टीपल को रिस्पाइट शायद मिल सकता था। तो ये 2 रीजन की वजह से हमने वैल्यूएशन मल्टीपल काफी हाई रखा था मर्जर की वजह से। बट अगर मर्जर नहीं हो रहा है तो ये इश्यूज सारी जो है वापस आ जाएंगी, और वैल्यूएशन मल्टीपल में बहुत ज्यादा करेक्शन आएगा। तो मेरे हिसाब से एक ये सेल बनता है, और यहाँ से रिस्पाइट इन्वेस्टर्स के लिए कुछ है नहीं, बिकॉज फ्रैंकली सोनी ही एक एंटिटी था जिसके साथ उनका सिनर्जी हो सकता था, जो एक बहुत बड़ा एमएनसी मीडिया जायंट था। आगे चल के अगर हम बात करें, मीडिया में ऐसा कोई एंटिटी है नहीं जिसके साथ ये लोग टॉक्स इनिशिएट कर सकते हैं। डिज्नी आरएल की टॉक्स ऑलरेडी चालू है, और कोई लार्ज एंटिटी मीडिया में बचा नहीं है, बिकॉज मीडिया में कंसोलिडेशन हो गया। तो मेरे हिसाब से ये रीजंस की वजह से बहुत ही शार्प डीरेटिंग है वैल्यूएशन मल्टीपल में, इसके टारगेट प्राइस कम कर दिया गया है। ओके, ये तो सेल है। और करण, एक और बात है, जी के पास इसके बाद जो बचेगा उसके फेयर वैल्यूएशंस क्या होंगे? क्यों मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्योंकि इस सिनर्जीज में बात आई थी। देखिए, टेलीविजन तो वैसे ही थक रहा है इनका। दूसरी बात ये थी कि Z5 और आई थिंक सोनी का जो OTT प्लेटफॉर्म है, उसका मर्ज
जो स्वरूप होगा वो अच्छा माइलेज ले सकता, वो नहीं होगा, तो आपको लगता है कि फेयर वैल्यूएशन उसके बाद बचेगा क्या इनके टेलीविजन और इनके ओटीटी प्रोडक्ट्स को लेकर? करेक्ट। तो ये हमने नंबर्स में जोड़ा है कि अगर आप देखिए इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है आज की तारीख में कुछ 1100-1200 करोड़ का लॉस करता है। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो इसका जो FY26 का जो प्रॉफिट एस्टिमेट है हमारा, वो कुछ 1300-1400 करोड़ के आसपास है। तो हमने ये ओटीटी लॉसेस को रिड्यूस करते हुए दिखाया है कि आज जो 1000-1100 करोड़ का ओटीटी लॉस है वो आगे चल के 500-600 करोड़ हो जाएगा। तो हमने जो वैल्यूएशन किया है इसको टीवी को अलग किया है और डिजिटल को अलग किया है। तो जो भी लीनियर टीवी का जो वैल्यूएशन है, जो भी 700-800 करोड़ का जो प्रॉफिट है, उसको हमने केवल 10 टाइम का मल्टीपल दिया है, बिकॉज लीनियर टीवी में इनके पास मार्केट शेयर अच्छा खासा है, बट कोई क्लाउड बचा नहीं कि यहाँ से मार्केट शेयर बढ़ सकता है। प्लस लीनियर टीवी इंडस्ट्री खुद स्ट्रगल कर रही है बिकॉज वहाँ पे ग्रोथ है नहीं, प्लस वहाँ पे आप डिजिटल पे बड़ा फ्यूचर बना नहीं सकते हो। तो उसकी वजह से मल्टीपल्स इसमें बहुत ही कन्वर्ज रखे हैं। जो हमने कहानी सोची थी कि सोनी के मर्जर होने के बाद इनका मार्केट शेयर लीनियर टीवी में भी बढ़ेगा, वो कहानी हमने नजर आती है। तो मेरे हिसाब से इसके लिए यहाँ पे मल्टीपल हमने 10 टाइम दिया है कोर ब्रॉडकास्टिंग को, जबकि हमने जो ओटीटी बिजनेस है उसमें हमने 2 से 2.5 टाइम ईवी सेल्स का मल्टीपल देके उसको ओटीटी वैल्यूएशन को सेपरेटली लिया है। बट ये सब करने के बाद भी ये 170 रुपीज का हमको जो टारगेट प्राइस आता है वो ही मिलता है। आगे चल के अगर कोई फाइनेंशियल पार्टनर या स्ट्रेटेजिक पार्टनर से बात इनकी होती है या कोई कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आता है, तो वैल्यूएशन मल्टीपल को थोड़ा रिस्पाइट मिल सकता है। ये जो 10 टाइम का मल्टीपल है मे बी ये 12-14 हो सकता है, पर जो हमने अज्यूम किया था कि सोनी की वजह से ये मल्टीपल 18-20 टाइम हो जाएगा, वो कभी भी नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये स्टॉक के लिए। बड़ा धक्का है भाई साहब। $10 बिलियन की ये डील टूट दी हुई। 170 के लक्ष्य हैं और करण की वजह से रिपोर्ट एंड में जाता है तो मेंशन जरूर करती है पॉसिबिलिटी ऑफ एनी अदर स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल पार्टनर बाइंग मेजॉरिटी स्टेक इन जी कुड प्रोवाइड रिस्पाइट। और तमाम अटकने जब से डील टूटी है कारण वैसे लगने लगी हैं, पर आपने स्पेसिफिकली मेंशन करा इंडस्ट्री में तो अब कोई ऐसा बचा नहीं है जिनके साथ हाथ मिलाया जा सके। तो देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है, लेकिन आज पेनफुल सेशन हो सकता है जी एंटरटेनमेंट के लिए। करण, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। टेक्निकली इस पे व्यू जब लूंगा जब एक बार दबाव आ जाए, थमे कहीं पे जाके, तब एक्सपर्ट्स जानेंगे कुछ करना है नहीं करना है, अभी छोड़ देते हैं। लेकिन अब इंपॉर्टेंट नंबर्स, और सबसे पहले 2 निफ्टी के नंबर्स पे बातचीत करनी है, आईसीआईसीआई बैंक और सिप्ला। पहले चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक के लिए, और बहेती साहब आप चार्ट रेडी रखना आईसीआईसीआई बैंक का। हर्षदा, नंबर्स कैसे लगे? यहाँ पर ब्याज से आए प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े उम्मीद से काफ़ी बेहतर है। आशीष, मुनाफा देखिए, जो एक्सपेक्टेशन था 9,513 करोड़ का, उसके सामने 10,272 करोड़ पर आया है। 24% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट है। ब्याज से आए भी उम्मीद से काफ़ी बेहतर आई है, 13.5% ग्रोथ दिखाकर 18,680 करोड़ के आसपास से आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन में दबाव देखने को मिला है, 4.61% से घटकर 4.52% पर आए हैं, 5 क्वार्टर लो पर है। एसेट क्वालिटी के लिहाज से सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर है। ग्रॉस एनपीए आप देखेंगे 2.3% पर आए, नेट एनपीए में हल्का सा इजाफा है, लेकिन ये 9 ईयर लोस पर इनफैक्ट एसेट क्वालिटी ग्रॉस एनपीएस के नंबर हैं, जो अच्छी स्थिति है। स्लिपेजेस में कुछ इजाफा हुआ है, 22% बढ़े हैं। लार्जली स्लिपेजेस रिटेल और रूरल साइड पर आते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें कि कासा को लेकर कंपनी ने क्या कहा है, लोएस्ट कासा है 10 सालों में, 39.63% के आसपास ये आंकड़ा आया। डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ी है करीब 18% ईयर ऑन ईयर, एडवांसेस बढ़े हैं 18% ईयर ऑन ईयर। कंपनी कह रही है कि FY24 में मार्जिन्स जो रहेंगे वो FY23 के आसपास ही रहेंगे। Q4 में मार्जिन्स में कुछ और दबाव बन सकता है, ये पहले ही वार्निंग आ चुकी है। ओके, आईसीआईसीआई बैंक ठीक है, रिस्पाइट है, एडीआर 2.5% ऊपर भी था तो एक क्यूओ है, लेकिन एडीआर 1% ऑलरेडी आईसीआईसीआई बैंक की सैटरडे की तेजी भी डाइजेस्ट कर रहा था, पर फिर भी हरे में खुलेगा। इफ्स एंड बट्स हैं, पिछले कई सारे बख्शी साहब के जो डिलीवर्ड क्वार्टर्स थे वैसा नहीं, लेकिन हाँ रिस्पाइट जरूर है। नंबर्स में थोड़े से मिक्स्ड हैं क्योंकि एनआईएम्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ और सीक्वेंशली थोड़ा सा मोमेंटम ठंडा था। पर बहेती साहब क्या करोगे आप? आपने एक्सिस पे दाव लगाने की बात करी है नंबर्स से पहले, आईसीआईसीआई कैसा प्लेस नजर आता है? आशीष जी, आईसीआईसीआई का चार्ट काफी अच्छा लग रहा है और जिस हिसाब से 1000 जो इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है उसके बियॉन्ड इसने फ्राइडे लास्ट सैटरडे को सेशन में जो है क्लोज देने में सफल रहा है। मुझे लग रहा है वेल प्लेस्ड है, इसमें एक अच्छा मूव यहाँ से देखने मिल सकता है। तो 1030 एंड 1045 के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह रहेगी, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 990 का एक एसएल मेंटेन करे।
आईसीआईसीआई बैंक, बहेती साहब ने कई बार राइड करवाया पिछले कुछ दिनों में। 1000 के पहले वो नर्वस 90s की बात भी छेड़ी थी, उसके बाद 1000 ब्रीच भी करा है स्टॉक ने, और अब नंबर्स अच्छे हैं। तो हमने बहुत बढ़िया आईसीआईसीआई बैंक के पिछले कुछ दिनों में मूव्स को राइड किया हुआ है ऑलरेडी, और ये आज के लिए सलाह। सिप्ला पे टेक्निकली कॉल की जरूरत नहीं है। सतपुते साहब का आज का प्रिफर्ड पिक है, उसे रिकैप कर दूंगा, लेकिन नंबर्स सिप्ला के 25 को आने थे, आ गए कल। कैसे लगे आशीष? पहले तो 25 को आने थे और आगे कल, क्योंकि ऐसे आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि सिप्ला के नंबर्स के सोशल मीडिया पर लीक हो गए थे, तो कंपनी को फिर नंबर्स पहले ही पेश करने पड़े थे। मुनाफा आप देखेंगे 32% बढ़कर आया, 1020 करोड़ का अनुमान था, 1056 करोड़ आया है, बीट है। 6604 करोड़ का रेवेन्यू 14% बढ़कर ये आया है, ये भी उम्मीद से काफी बेहतर है। इबिट्टा में 24% का इजाफा, मार्जिन जो 24% पर थे ये 26.5% पर आए हैं, और यहां पर भी तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि इस बारी अनुमान था 24% के नीचे स्लिप होंगे मार्जिन्स, वो नहीं हुआ है। आय, एबिटा, मुनाफा हर पैमाने पर कंपनी ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है। हाईएस्ट एवर मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। ध्यान रहे, ये यूएस बिजनेस में 15वां क्वार्टर है, कंसेक्यूटिव लगातार 15वां क्वार्टर है जहां पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, और $200 मिलियन के ऊपर का रेवेन्यू है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो यूएस बिजनेस करीब 20% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और इंडिया बिजनेस में 11.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। नतीजे मजबूत हैं। मजबूत नतीजे। सतपुते साहब का प्रिफर्ड पिक आज का 1400 तक का, मेरे ख्याल से वो टारगेट की बात करी थी। इवेंचुअल टारगेट दिखा दीजिए सतपुते साहब की टॉप कॉल सारी प्लेट। तो सिप्ला मजबूत नजर आ रहा है, नतीजे एक्सपेक्टेशन से बेहतर डिलीवर करके दिए। बैंक ऑफ जापान का जहां तक अपडेट की बात है, अपडेट आ गया है। आज ब्याज दरों की बैठक जो होनी थी उसका आउटकम आना था, और ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं, अनचेंज्ड एज एक्सपेक्टेड, -0.1% पे स्थिर ब्याज दर, कोई दिक्कत नहीं। जापान के मार्केट वैसे ही बढ़िया कर रहे हैं, और एशिया उस बैठक के आउटकम से पहले खूब जोश में था, कोई सरप्राइज स्प्रिंग अप नहीं हुआ, ये अच्छी बात बीओजे की तरफ से। लेकिन हजदा बाकी के रिजल्ट्स कौन-कौन से, कई सारे वायदा के भी नंबर्स, कई सारे, इनफैक्ट कई मिड कैप फार्मा आईटी कंपनियां रेडार पर रहेंगे आशीष। परसिस्टेंट और कोफोर्ज, परसिस्टेंट के केस में 272 करोड़ के अनुमान के सामने 286 करोड़ का प्रॉफिट है, 8% की ग्रोथ है। डॉलर रेवेन्यू करीब 3% बढ़कर आया है, उम्मीद से बेहतर नंबर देखने को मिला है। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर 2.2% की ग्रोथ की उम्मीद थी, 3% कंपनी ने डिलीवर किया है, सॉलिड परफॉर्मेंस है। मार्जिन्स भी हम देख रहे हैं 14.5% पर आए हैं। दूसरी तरफ अगर आप कोफोर्ज का ध्यान दें, मुनाफा 31% बढ़ा है, अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। रेवेन्यू डॉलर टर्म्स में रेवेन्यू ग्रोथ करीब 1.5% के आसपास की है। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर 1.8% का इजाफा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा, इनके मार्जिन्स भी 13.5% पर है, तो मार्जिन बढ़ के आए हैं। कंपनी ने कहा है कि जो कांस्टेंट करेंसी का जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है 13 to 16% का, वो बरकरार रख रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 7 नए क्लाइंट्स कंपनी ने जोड़े हैं, और $300 मिलियन प्लस की डील्स ये साइन कर पाए हैं इस क्वार्टर में भी, तो दोनों ही नंबर्स अच्छे हैं। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा कोलगेट पर, मुनाफा 36% बढ़ा है, उम्मीद से बेहतर है। रेवेन्यू 8% बढ़कर आया, उम्मीद से बेहतर। एबिटा में 29% की ग्रोथ देखने को मिली है, ये भी उम्मीद से बेहतर है, और मार्जिन 33% पर आए हैं, 31.5% का अनुमान था, तो यहां पर भी प्रदर्शन शानदार रहा है। टूथपेस्ट सेगमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ कंपनी हासिल कर पाई है, पॉजिटिव वॉल्यूम एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। आप ध्यान दीजिएगा आईडीएफसी फर्स्ट पर भी, क्योंकि ये भी अच्छी तिमाही रही है। मुनाफे में 18% का इजाफा, ये एक हल्का सा मिस है। 789 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, 716 करोड़ डिलीवर किया, 31%, लेकिन ब्याज से आय बढ़ी है, 40 to 87 करोड़ के आसपास ये फिगर आया है, उम्मीद से बेहतर है। मार्जिन्स गौर करें 6.42% पर आए हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। कासा रेशियो इंप्रूव होकर करीब 46.8% पर आया है। कंपनी के लिए एडवांसेस डिपॉजिट्स दोनों में ग्रोथ देखने को मिली है। ओबरॉल रियल्टी के केस में नंबर्स इतने कुछ खास अच्छे हैं नहीं, प्रॉफिट में दबाव है, 49% तक की गिरावट देखने को मिली है, 360 करोड़ पर यह मुनाफा आया। रेवेन्यू 35% घटकर आया है, एबिटा पर भी दबाव देखने को मिला है, और मार्जिन जो 57% के ऊपर कंपनी एंजॉय कर रही थी उसमें स्लाइड आया 48% तक का। प्री सेल्स वॉल्यूम दरअसल ईयर ऑन ईयर 18% आए हैं, वैल्यू 25% बढ़कर आई है। गोरेगांव में इन्होंने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था मुंबई में जनवरी में, वहां से 882 करोड़ हाथ लगते हुए दिखाई दिए हैं, वरना नंबर्स वैसे फीके हैं कंपनी के लिए।
ये सब इंपॉर्टेंट नंबर्स, इन पर रिएक्ट करना है हमें। कोलगेट, ओबरॉय रियल्टी, आईडीएफसी फर्स्ट, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स वगैरह। हर्षदा, इसके अलावा कोई सिंस या स्टॉक्स इन न्यूज़? स्टॉक्स इन न्यूज में आशीष, एक तो आप ध्यान रखिएगा इरेडा पर, आरईसी जैसी कंपनियों पर, क्योंकि कल ये प्राण प्रतिष्ठान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल सोलर रूफटॉप स्कीम अनाउंस की गई है जो 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को पावर करेगी। तो उस लिहाज से ये कुछ जो फाइनेंसिंग में कंपनी हैं वो आप रेडार पर रखेंगे। रेडा वैसे भी प्रीवियस सेशन में भागा हुआ है। टाटा मोटर्स ने कहा है कि 0.7% ऑन एन एवरेज फरवरी 1 से ये अपने गाड़ियों के दाम बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ इंटरग्लोब एविएशन की तरफ से अपडेट आया है, आदित्य पांडे को ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया है। 1 मार्च से ये बिजनेस को संभालेंगे, सीधे रिपोर्ट करेंगे राहुल भाटिया को। करंटली आदित्य पांडे उड़ान स्कीम के सीएफओ हैं और कीस्टोन रियल्टर्स ने एलओआई साइन किया एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मलाड में, मुंबई के मलाड में एक सबर्बन डिस्ट्रिक्ट है। वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट करीब करीब 1200 करोड़ है, तो उस पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। ओह, लंबी लिस्ट है। सारे स्टॉक्स रखिएगा रडार पे। इस बीच पैनल में राजेश पालविया साहब भी जुड़ते हुए। पालविया साहब, गुड मॉर्निंग। आज का कोई बढ़िया वाला कॉल? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमें लगता है पीएसयू बैंक पे फोकस रखना चाहिए। पीएसयू बैंक में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और हमें लगता है यहाँ पे और फर्दर तेजी बढ़ते हुए दिखेगी। हमें यहाँ पे कैनरा बैंक पसंद आ रहा है। कैनरा बैंक में जिस तरीके से मोमेंटम देखा है हमने पिछले 3-4 दिनों में, यहाँ पे हमें लगता है कि नेक्स्ट टारगेट इसका जो बन सकता है करीब 485 से 490 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो कैनरा बैंक पे बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस रखेंगे फ्यूचर्स में करीब 471 के आसपास। कैनरा बैंक, एक दो स्टॉक्स में यहाँ पे और मार्क कर देता हूँ जो कि आप आज कुछ हद तक हॉट स्टॉक्स की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। जिस प्रीवियस सेशन की हम बात करें जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, याद रखिएगा एक लेके आइएगा आप अपोलो टायर्स। मैं थोड़ा सा यहाँ पे उल्लेख कर देता हूँ स्टॉक्स का। अपोलो टायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप था, इस स्टॉक पे नजर रखिएगा। 4.5% ऊपर था, लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप हुई थी, एक इस पर नजर रखिएगा। आईआरसीटीसी इतने स्ट्रॉन्ग सेटअप के साथ क्लोज देखे गया है। ऑल दो मैं कैश के स्टॉक्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन आईआरसीटीसी में 3.9% का इजाफा था, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप। मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं यहां पर, और ऑप्शन एक्टिविटी ये इंडिकेट कर रही है कि 1000 इसका अब नया ऑप्शन बेस होगा क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। तीसरा एक स्टॉक रखिएगा नजर पे, कोल इंडिया। कोल इंडिया 4% का यहाँ पे इजाफा था, बिल्डअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। 400 की पुट पे इसमें जनवरी में इन द मनी पुट जो है, हालांकि ट्रेडे में एक बार 402 तक गया था, बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। और चौथा स्टॉक एक और रखूंगा यहाँ पे, दैट्स बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ये दोनों ही स्टॉक्स में, अपोलो में और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में बहुत स्ट्रॉन्ग था। मानस, इन चारों में से कोई स्टॉक और मार्क करना चाहेंगे आप जिसमें स्ट्रेंथ आपको लग रही है और आज आप ट्रेड करना चाहें? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया, प्लीज रिपीट कर दीजिए, मैं सुन नहीं पाया आपका क्वेश्चन। बालकृष्ण, अपोलो, आईआरसीटीसी तो बैन में है, बालकृष्ण, अपोलो, और इनमें से कोई आप ट्रेड करना चाहेंगे आज के सेशन में? तो देखिए, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे डेफिनेटली ट्रेड करना चाहिए क्योंकि पहले तो अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा था। अपोलो टायर्स में काफी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी, एमआरएफ पे बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी, लेकिन जो लास्ट सेशन था उसमें जिस तरह का परफॉर्मेंस बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में देखने को मिला, ब्रेकआउट देखने को मिले, वॉल्यूम देखने को मिले, मेरे ख्याल से अब यहाँ पर आप एक तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 2660 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन यहां से आपको कम से कम 250 या 300 रुपए की तेजी पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकती है। तो 3000 के टारगेट सेट करिए, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 2660 के स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, एक ये हो गया, ये पूरे टायर स्टॉक्स हो गए, और उसके बाद पीएसयू बैंक्स हो गए। आईआरसीटीसी याद रखिएगा डेरिवेटिव बैन में है बट स्टिल काफी स्ट्रॉन्ग कर रहा था। और एक लेके आइए आशीष बहती जी के लिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स। आशीष जी, मैं आई थिंक इस स्टॉक पे आपका एक टिप्पणी चाह रहा था। 1108 पे क्लोज हुआ, क्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत बड़ी कैंडल थी जिसने एक बड़े प्राइस रेंज को कवर कर लिया। बहुत संक्षेप में आज के लिए टेक इस पर। जी वीरेंद्र जी, एक अच्छा रिवर्सल देखने में मिला है। स्टॉक अपना 20 डे में रीगेन करते हुए देखने में मिला था और जिस हिसाब से लास्ट वीक एक थोड़ा सा प्रेशर था वो उसने निगेट किया है स्टॉक ने। तो मेरी सलाह रहेगी कोई भी डिप आए तो उसमें खरीदारी की जा सकती है। 1095 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1130 के लिए, टारगेट के लिए। ओके, चलिए इस नोट पर एक काम करा जाए, मुनाफे की तैयारी अब समेट ली जाए और शुरुआत करेंगे अब पहला सौदा